तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो में ऑनलाइन कोर्स पे जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एप्लीकेशन पे। तो आज ये पहली क्लास होगी मेरी, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच बना हूँ। उत्तराखंड का कुछ टॉपिक मेरे को कराना है, टारगेट मेरे को दिया गया है कि आप लोगों के कुछ टॉपिक कराने हैं। तो मैं भी आप लोग के बीच अब लगातार बना रहूँगा। थोड़ा प्रैक्टिस सेटों में तो मैं हूँ ही। जो भी लोग हैं दूर दराज के प्रैक्टिस सेटों में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, शिखर एकेडमी देहरादून डालिएगा, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये वाला लोगो लगा होगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ जो हमारा क्रैश कोर्स, वीडियो का क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों ने हमने क्रैश कोर्स किया वीडियो के पेपर से पहले पहले। हम 2100 में हम आपको ऑनलाइन क्रैश कोर्स दे रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने भी डाउनलोड किया या जिन लोगों ने परचेज किया था, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई लोगों का फ़ोन आया था कि महंगा हो गया। शायद 2100 में 4 घंटे की क्लासेज होती है, 4 लाइव, 4 टीचर जाते हैं, 6-7 टीचरों की हमारी टीम है। ठीक है, तो जिनको लगता है महंगा तो मत खरीदेगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम भी इससे ज़्यादा सस्ता नहीं करा सकते हैं। ठीक है, मुझे बात करनी है आज उत्तराखंड पे। तो सबसे पहले उत्तराखंड पे मेरा जो टॉपिक है, आज जो टॉपिक मिला है वो मिला है उत्तराखंड की जनजातियाँ। उत्तराखंड की पहले बात तो उत्तराखंड छोड़िए, पहली बात जो बात करनी है कि जनजातियाँ, जनजातियाँ क्या हुई जो किसी एक क्षेत्र विशेष में रहती है, जिनका अलग खान पान रहता, अलग पहनावा रहता, अलग लिपि रहती है, एक अलग टाइप की संस्कृति रहती है, उसे हम जनजाति का दर्जा देते हैं। वैसे पहले हम देखते थे कि जो जनजाति का दर्जा दिया जाता था वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था। अब जो जनजाति का दर्जा दिया गया 105वां संविधान संशोधन द्वारा, अब राज्य सरकारें भी दे सकती है, ये तो आपको पता ही है। उत्तराखंड की बात करूं मैं, तो उत्तराखंड में जो जनजातियां हैं, उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं, उत्तराखंड में जनजातियों को करने की मांग लगातार पहले से चलती आ रही है। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था, जीबी पंत जी हमारे क्षेत्र से थे, तो इस क्षेत्र से लगातार लोग गए कि इन जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया। पंत साहब ने हमेशा मना किया। ठीक है, 62 में बाद में पंत जी चले गए, तो 62 के बाद इसी 62-63 के आसपास जो बात का टाइम था, एक कमेटी बन के आती है। वो कमेटी आपको याद रखना है, वो कमेटी कौन सी थी हमारी? लॉकर कमेटी। ये कमेटी थोड़ा अच्छे से याद रखना, लॉकर कमेटी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, लॉकर कमेटी, यही कमेटी सिफारिश करती है। और 1967 में यही कमेटी सिफारिश करती है, जिसके बाद 1967 में उत्तराखंड की कितनी जनजातियों को? 5 जनजातियां, उत्तराखंड से 5 जनजातियों को 1967 में किसका दर्जा दिया जाता है? जनजाति का दर्जा दिया जाता। अभी तक भी उत्तराखंड में 1967 से आज 2023 तक जो जनजातियां हैं वो कितनी है? 5 ही जनजातियां हैं। 5 जनजातियों में आपने देखा था जो पहली जनजाति हमारी, वो हमारी इस क्षेत्र की जो सबसे ज़्यादा बड़ी जनजाति है, वो हमारी थारू जनजाति है। थारू जनजाति। ठीक है, थारू के बाद जो एक और आज जनजाति आती है हम पे, थारू। दूसरा हमारा जौनसारी समुदाय, आपने देखा था देहरादून वाले क्षेत्र में जो रहता है, जौनसारी समुदाय। ठीक है, जौनसारी के साथ साथ आपने उधर ही नैनीताल, उधम सिंह नगर में एक जनजाति और देखी, बोक्सा जनजाति। ठीक है, बोक्सा। फिर आपने बॉर्डर एरिया पे एक और जनजाति देखी, भूटिया जनजाति, जो तिब्बत के साथ व्यापार करती थी हमारी, भूटिया जनजाति। और एक पिथौरागढ़ में जो नामात्र अवस्था में अभी है, वो है राजी जनजाति। ठीक है, ये राजी जनजाति। तो यही 5 जनजातियां थी जिन्होंने लॉकर कमेटी की सिफारिश पे 1967 में क्या उत्तराखंड में जनजातियों का दर्जा दिया गया। आज इन्हीं जनजातियों में मुझे बात करनी है। पहले देखना तो इन्हीं का जो बता देता, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ पहली जनजातियों का। कौन जनजाति कहाँ पे निवास करती है उत्तराखंड के परिवेश में देखें तो उत्तराखंड का पहले हम मैप ही देख लेते हैं। जो हमारा मैप बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, उत्तराखंड में देखना तो जो हमारा उत्तरकाशी वाला बॉर्डर है, इस क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती, वो भूटिया जनजाति है। भूटिया जनजाति का उप समुदाय है जाड़। ठीक है, भागीरथी घाट साइड। वहीं चमोली में भी 2 भूटिया जनजाति निवास करती है। भूटिया जनजाति के 2 पार्ट पड़ जाते हैं, एक इधर की साइड माणा साइड, एक इधर नीति साइड। ठीक है, माणा साइड वालों को मारछा कहा जाता है, जबकि हमारा नीति घाटी वाली साइड को हम तोलछा कहते हैं, तोरछा। ठीक है, वहीं पिथौरागढ़ के जो भोटिया लोग रहते हैं, पिथौरागढ़ के भोटियाओं को सौका के नाम से जाना जाता है। इतना तो आप सभी को पता है। तो ये तो भोटिया जनजाति।
आपने देखा थारू जनजाति, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो थारू जनजाति है। और थारू जनजाति जो हमारा निवास करती है वो आपको उधम सिंह नगर और नैनीताल में निवास करती है। ये हमारे तराई वाला क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हमारी सबसे ज़्यादा कृषि होती है ना, इसी क्षेत्र में ये निवास करते हैं। ठीक है, वहीं पर आपने नैनीताल और उधम सिंह नगर में एक और जनजाति देखी जो थारू जनजाति के लगभग बराबर में चलती है, वो हमारी बोक्सा जनजाति है। ठीक है, और पिथौरागढ़ में अस्कोट साइड एक और जनजाति निवास करती है, वो हमारा राजी जनजाति है। और इधर जौनसार भाबर में, देहरादून के जौनसार भाबर में जो जनजाति निवास करती है वो जौनसारी जनजाति है। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। और श्री गणेश कर रहा हूं मैं इस सेशन का थारू जनजाति से, आप लोगों के बीच में थारू जनजाति पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहले देखना थारू जनजाति। थारू जनजाति के बारे में जो जानकारी मिलते हैं, थारू लोग अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। ठीक है, थारू लोग देखना प्रारंभ में ये कहाँ पे तराई वाले क्षेत्र में रहते थे, इसी कारण इस तराई वाले क्षेत्र को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना थारूवट। जो तराई वाला क्षेत्र था इसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो थारूवाट के नाम से इसे जाना जाता था। आपने एक बुक पढ़ी होगी उत्तराखंड में जनजातियों का इतिहास। ठीक है, बड़ी अच्छी बुक है, जय सिंह रावत की बुक है। ठीक है, जय सिंह रावत इसमें जो थारू जनजाति का ना, थारू जनजाति का बड़ा अच्छा विश्लेषण करते हैं। जय सिंह रावत कहते हैं कि थारू वाला जो थारू जनजाति जहाँ पे निवास करती है ना, पहले इस क्षेत्र में कृषि भूमि बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे जो पानी आता था बरसात के बाद, पानी इतना ज़्यादा ठहरता था, मच्छर इतने ज़्यादा हो जाते थे। मच्छर इतने ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या एक बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलती थी, वो बीमारी थी मलेरिया। मलेरिया बीमारी होती थी, फिर भी थारू जनजाति ने इस मलेरिया बीमारी से निपटा है। इसी कारण जय सिंह रावत इस थारू जनजाति को एक चीज की संज्ञा देते हैं, वो देते हैं ना क्या, मलेरिया प्रूफ जनजाति। याद लिख लेना, मलेरिया प्रूफ, मलेरिया प्रूफ जनजाति की संज्ञा देती। साथ साथ आपने एक और राइटर सुना है जिनका हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटर था। आपने हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटर पढ़ा एटकिंसन साहब का। एटकिंसन साहब उसी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटर में मैं कनेक्ट करा रहा आपको, उसी में कत्यूरी शब्द भी दिया था उन्होंने। और उसी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटर में जो हमारे एटकिंसन साहब हैं, वो थारू लोगों के लिए भी कुछ कहते हैं। और जहाँ थारू निवास करते हैं ना, ये हमारे तराई वाले क्षेत्र में, इस तराई वाले क्षेत्र को मृत्यु भूमि, इस तराई वाले क्षेत्र को जो मृत्यु भूमि की संज्ञा दी थी, वो किसने दी थी, तो आपको याद रखना है वो एटकिंसन ने दी थी। अब आ जाइए थारू जाति की उत्पत्ति पे बात करूंगा मैं। ठीक है, थारू जाति की उत्पत्ति पे थोड़ा बात करता मैं कि थारू जनजाति की उत्पत्ति कैसी हुई है। इसमें भी लेखकों के अलग अलग मत है। ठीक है, इसमें भी लेखकों के अलग अलग मत है। कई लोग मानते हैं कि तो थारू जाति की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, मंगोलों से हुई है। कई कहते हैं कि मंगोल और द्राविड़ों को मिक्सचर से हुआ, तो कई लोग कहते हैं कि किरातवंशी है। ठीक है, वैसे मूल तो जो सटीक जानकारी आएगी वो क्या, थारू जनजाति किसके वंशज माने जाते हैं, तो ये किरातवंशी मानी जाती है। ठीक है, किरातवंशी माने जाते हैं। ठीक है, किरातों के वंशज माने जाते हैं। इसके साथ साथ थारू और एक और जाति आती है उत्तराखंड में, राजी जनजाति, जिसे हम क्या मानते हैं, किरातवंशी जनजाति मानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कई लेखकों में मतभेद है। जैसे सामान्य तौर कई लोगों ने क्या कहा, ये मंगोल जाति के थे। कई लोगों ने कहा ना ये मंगोल नहीं, ये तो मंगोल और किसके, द्रविड़ों के मिश्रण है। ठीक है, तो अलग अलग मत है। सबसे सटीक मत जो आता है वो थारू जनजाति के बारे में क्या माना जाता है, ये किरातवंशी माना जाता है। इनकी उत्पत्ति देखना तो इनके पुरुष जो होते हैं जनश्रुति या लोक श्रुति के आधार पर माना जाता है कि इनके पुरुष ना अपने आप को महाराणा प्रताप का क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। जबकि इनकी जो औरतें होती है वो महारानी पद्मावती के अपने आप को क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। ठीक है, जबकि एक ब्रिटिश लेखक हुए हैं हमारे कुरुक साहब ने तो यहाँ तक इनकी तुलना किससे की है, कुरुक साहब ने कहा ये लोग ना दारू ज़्यादा पीते हैं, दारू शराब या इंग्लिश में जो है वाइन। ठीक है, अल्कोहल जो लोग ज़्यादा पीते हैं, इसी कारण इन लोगों को क्या दारू से थारू की इनके क्या दी गई, थारू नाम दिया गया। वैसे थारू जनजाति में देखना तो सामाजिक पीते हैं ये लोग, एक समाज में जैसा होता ना कोई प्रोग्राम हो रहा तो सामाजिक तौर पे पीते हैं। थारू जनजाति में आपने देखा जो दारू बनती है, इस दारू को जाड़ कहते हैं।
जनजाति क्षेत्रों में देखना, किसी भी जनजाति क्षेत्र में जाओ आप, चाहे आप जौनसार जाओ, चाहे आप पिथौरागढ़ के भोटिया क्षेत्र जाओ, चाहे चमोली के भोटिया क्षेत्र जाओ, एक कच्ची कच्ची शराब होती ना, या इनकी जनजातीय शराब होती जो, उसका बड़ा प्रचलन है। जैसे जौनसार क्षेत्र के जो लोग मुझे देख रहे हो, आप उस बात से कनेक्ट करेगा, आपके यहाँ एक चलती घनी सूरा, जो लोकल कच्ची चलती है उसे घनी सूरा कहते हैं। वैसे जो लोग मुझे चमोली वाले देख रहे होंगे, चमोली वालों ने आपने माणा क्षेत्र में देखी होगी, एक मिलती है छंग के नाम से। वैसे ही आपने देखा जो थारू वाले जनजाति में थे वो जाड़ नाम से शराब बनाते। वैसे आप पिथौरागढ़ के क्षेत्र साइड से हो तो वहाँ पे आपने देखा रक्सी के नाम से मिलता है, जो नेपाल से हमारा बॉर्डर लगता है धाराचूला वाला, वहाँ पे रक्सी के नाम से आपसे क्या मिलता है, कच्ची शराब मिलती। सारे जनजाति क्षेत्रों में शराब का प्रचलन मिलता हम पे, ठीक है। ये लोग ज़्यादा शराब पीते थे, इसलिए कुरुक साहब ने इन्हें दारू से किसके थारू शब्द की उत्पत्ति मानी है। जबकि हम पे एक होता है हम पे नेस्फील्ड, एक और इंग्लिश लेखक आते हैं नेस्फील्ड। नेस्फील्ड से आप क्या मानते हैं कि जो थारू की उत्पत्ति होती है, वो थारू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आप पता, भारत और पाकिस्तान के एक मध्य पड़ता है हमारा थार मरुस्थल, इस क्षेत्र से ये लोग यहाँ पे आए थे। इस कारण जो नेस्फील्ड साहब ने जो थारू शब्द की उत्पत्ति मानी, वो कहाँ से? थार के मरुस्थल से मानी है, ठीक है। इसके साथ साथ अगला चलना, अब देखना हम थोड़ा थारू के परिवार पे बात कर लेते हैं। थारू का परिवार देखना तो आपने एक चीज बड़ी ज्यादा सुनी है कि थारू लोग क्या थे? मात्र सत्तात्मक थे। आपने बहुत बार पढ़ा है, परीक्षावाणी में पढ़ा हो, चाहे आपने कहीं भी रटा हो कि थारू जनजाति क्या मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक का अर्थ केवल इतना समझ लेना कि मात्र सत्तात्मक मतलब माँ के नाम पे यहाँ पे वंश नहीं चलता, बल्कि जो ज्यादातर शक्तियाँ क्या होती है, माँ के पास रहती है, महिला के पास जो ज्यादातर शक्तियाँ रहती है। जैसे उसमें संपत्ति का अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार भी किसको दिया जाता है? महिलाओं को होता है। थारू जनजाति हम क्यों मानते हैं मात्र सत्तात्मक? क्योंकि यहाँ पे संपत्ति का अधिकार किसको है? महिलाओं को। तलाक लेने का अधिकार भी किसको है? तलाक का अधिकार भी महिलाओं को दे रखा है। इसी कारण तो इसे मात्र सत्तात्मक कहते हैं, ठीक है। सारे ज्यादातर अधिकार महिलाओं को है, तो इसलिए इस जो थारू जनजाति में मात्र सत्तात्मक क्या पाया जाता है? परिवार पाया जाता है। लिख लेना, मात्र सत्तात्मक परिवार, मात्र सत्तात्मक परिवार यहाँ पे पाए जाते हैं। एक जनश्रुति या प्रचलित कथा है कि प्रचलित कथा क्या कहती है? थारू महिलाएं, जो थारू महिलाएं होते हैं, वो पुरुषों को अपने रसोई किचन में घुसने नहीं देती है, ठीक है। पुरुषों को कहते हैं, पुरुष दूर ही रहते हैं रसोई किचन से। जब भी महिलाएं आती है, महिलाएं खुद ही खाना बनाती हैं, यहाँ तक कि पुरुषों को घुसने की एंट्री नहीं होती। पुरुष जब खाना मांगता है तो खाने के लिए भी यहाँ पे एक प्रचलित एक कहानी सुनी थी मैंने। कहानी क्या, उसमें क्या आप कह रहे थे कि जब भी कोई पुरुष को चाहिए होता है ना, तो महिला अंदर ही से रोटी फेंक देती है बाहर, ठीक है, बल्कि देने भी नहीं आती, ठीक है। इसके साथ साथ आपने एक चीज और सुना होगा कि थारू जनजाति में मछली का बड़ा प्रचलन है, मछली खाने का। मछली और चावल तो यहाँ पर बड़ा फेमस रहता है, लेकिन थारू जो स्त्रियां होती ना, वो केवल अपने हाथ की बनी हुई मछलियां ही खाती है। जो अपने हाथ से मारते हैं, वो पुरुषों के हाथ की बनी हुई मछलियां नहीं खाती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या देखना, जो थारू परिवार होता है ना, थारू परिवार, जैसे हम हमारे परिवार होते हैं गढ़वाल क्षेत्र में, तो हम क्या कहते हैं? स्वरा है हमारे जो परिवार होता है, एक स्वरा बेटा होता है ना, तो हम क्या कहते हैं? ये हमारे स्वरा है। तो ऐसे ही थारू जनजाति में जो परिवार को कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इस परिवार को संघ के नाम से जाना जाता है। जो नाम से जाना जाता है वो संघ कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आ रखा था यूके त्रिपुरा में, वहाँ पे पूछा गया था थारू परिवार को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना, वहाँ पे संघ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साथ साथ अगर देखना तो थारू जनजाति में क्या होता है कि परिवार को एक, जैसे हमारा परिवार है, परिवार को ढंग से चलाने के लिए एक योग्यतम पुरुष चाहिए होता है, ठीक है। जैसे हमारे परिवार में होता तो दादा थे, दादा ताऊ हैं, पापा हैं, तो ये लोग क्या परिवार को चलाते हैं। वैसे थारू जनजाति में परिवार को चलाने के एक योग्यतम पुरुष होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गंधूर के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जाना जाता है? गंधूर के नाम से जाना जाता है। वैसे ही जो महिलाएं होती थारू जनजाति में जो परिवार को चलाती है, उसे बाइनार, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बाइनार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा अगला देखना, सॉरी, थारू की गोत्र व्यवस्था। जैसे हमारे होते ना हिंदू धर्म में भी गोत्र व्यवस्था होती है, वैसे थारू जनजाति में भी गोत्र व्यवस्था का हम पे क्या है? प्रचलन है। थारू जनजाति में जो गोत्र व्यवस्था में देखा तो कई गोत्र, इनके गोत्र बने रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ होते ना भारद्वाज गोत्र होते हैं, कश्यप गोत्र होते हैं, तो ऐसे ही थारू जनजाति में भी गोत्र है। इन गोत्रों को स्थानीय भाषा में जो कहा जाता है वो कुरी कहा जाता है।
थारू गोत्र को जो स्थानीय भाषा में जाना जाता है वो कुरी के नाम से जाना जाता है। आपने देखा थारू गोत्र कौन कौन से होता है, तो आपने एक देखा बड़वाहक, बड़वाहक देखा आपने, महतो देखा, दहेत देखा, महतो, दहेत, बड़वाहक, महतो, दहेत, बट्टा, रावत। रावत जनजाति सब जगह पाई जाती है, बट्टा हुआ, रावत हुआ, तो ये क्या है, इनके गोत्र हैं। इतने गोत्रों में ये बंटे होते हैं। एक और गोत्र आता है वृत्तियां, वृत्तियां भी इनका क्या एक गोत्र मिलता है, ठीक है। वैसे थारू गोत्रों में देखूं तो सबसे बड़ा जो गोत्र मिलता है हम पे वो कौन सा मिलता है, इनका बड़वाहक इनका सबसे बड़ा गोत्र माना जाता है, ठीक है। फिर फटक से चलेगा, थोड़ा क्रैश कोर्स है तो थोड़ा जल्दी कराना पड़ेगा, मैं तो भूल ही रहा हूं। अब आ जाओ थारू निवास, थारू का निवास स्थान। वैसे आपको मैंने पहले बताया था जो थारू जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है, मुख्यतः देखना तो हमारा कहाँ पे, हमारा देखना तो ये नीचे वाला जो यूपी से हमारा बॉर्डर लगता है वो कौन सा, उधम सिंह नगर वाला बॉर्डर। उधम सिंह नगर के साथ साथ नैनीताल जनपद में ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्षेत्र है। उत्तराखंड के अतिरिक्त ये देखना यूपी, हमारा यूपी पड़ता ना, उत्तर प्रदेश हमारा ये वाला बॉर्डर लगता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हो गया, गोंडा हुआ, बहराइच हुआ, इन जगहों में, साथ साथ ये बिहार के चंपारण में भी निवास करते हैं। और बिहार और साथ साथ हमारा बॉर्डर कहाँ, नेपाल से लगा है। तो नेपाल में भी ये क्या पश्चिमी जो महाकाली नदी है, महाकाली नदी के जो हमारा तराई वाला क्षेत्र है नेपाल का, वहाँ पे भी ये थारू लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगला देखना तो अगला क्या आएगा हम पे, थारू जनजाति में जो विवाह, इनके थोड़ा विवाह के प्रकार देखना या सामाजिक थोड़ा इनकी स्थिति देखना। तो थारू जनजाति में इनकी सामाजिक स्थिति होती है वो क्या होती है, समाज में जो इनका रहन सहन है वो बड़ा अच्छा है। हिंदू धर्म के ज़्यादातर अनुयायी माने जाते हैं, हिंदू धर्म के करीब है। जैसे हम हिंदू धर्म में हैं वैसे ये भी हमारे क्या एक तरीके से हिंदू धर्म की कुछ चीज़ें, इनमें भी देवी देवताएं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ देवी देवता होते हैं वैसे ही यहाँ भी होता है। इनके साथ साथ आर्थिक स्थिति में देखूँ तो आर्थिक स्थिति थारू वाला क्षेत्र जो हमारा है तराई वाले क्षेत्र में निवास करता है, ठीक है। तराई वाले क्षेत्र में तो यहाँ पे कृषि व्यवस्था भी बड़ी अच्छी होती है, पहले तो होती नहीं थी, लेकिन अब देखना तो सबसे ज़्यादा चावल उगता है इसी क्षेत्र में उगता है, ठीक है। सबसे पहले इनके विवाह जो आर्ट एंड कल्चर, हम पे एग्जामिनर सबसे ज़्यादा हमें आर्ट एंड कल्चर पूछता है, उसी आर्ट एंड कल्चर पर मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ। सीधा देखना इनके विवाह के प्रकार देखते हैं, ठीक है। इनके क्या देख लेते हैं, थोड़ा विवाह के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। थारू में जो विवाह की परंपरा होती है, थारू में विवाहों के जो परंपरा देखना, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, विवाह हो गया, पहले सगाई होती, पहले लड़की देखने जाते हैं हम, फिर पहले कुंडली जुड़ती, गढ़वाल क्षेत्र में तो सबसे पहले कुंडली जुड़ती है, फिर लड़की देखने जाते हैं, फिर क्या बात बनती है तो ठीक है सगाई होती है, फिर क्या होता है शादी होता है। तो 4 प्रकार के स्टेप माने जाते हैं। वैसे जो 4 स्टेप होते हैं वो कहाँ, यहाँ इस जनजाति में पाए जाते हैं। विवाह 4 चरणों में होता है, ठीक है। विवाह के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसी 4 चरण में पहला पड़ता है अपना पराया, अपना पराया, ठीक है। दूसरा चरण जो पड़ता है वो पड़ता है बात कट्टी, अपना पराया हो गया, दूसरा चरण हमारा बात कट्टी हो गया। तीसरा होता है विवाह, और चौथा क्या होता हमारा चाला, ठीक है। इन्हीं 4 चरणों पे बात करेंगे तो देखना अपना पराया पे आ जाओ, देख लेना, शुद्ध वर्तनी में लिख लेना अपना पराया। ये इसी को आपने एक जगह बहुत सारे क्वेश्चनों में आपने देखा होगा, अपना पराया रस्म किसमें पाई जाती है। इसी रस्म को चेंज करके एग्जामिनर कभी देता है, वो वहां पे अपना पराया नहीं देता, वो आपको पूछता है वहां पे दिखनौरी, क्या पूछता है, दिखनौरी रस्म किसमें पाई जाती है, ठीक है। आपको याद रखना दिखनौरी या अपना पराया किसमें पाया जाता है, तो थारू जनजाति में पाया जाता है। अब आता ये होता क्या है, तो इसमें क्या होता कि हमें याद रखना है कि जो सगाई की रस्म में लड़के के पक्ष की ओर से गुड़ की जो भेली होती है या मिठाई होती है या मछलियाँ क्या होती है, लड़की के घर जाते, जैसे हमारे यहाँ तो हम क्या होते हैं अपना पराया के से मतलब लेकर ना, कभी हम लड़की देखने जाते हैं ना, सेम वही कंडीशन होती है।
ठीक है, इसमें क्या होता है कि लड़के जो वर पक्ष होता है, वर की पक्ष की ओर से गुड़ हो गया, साथ साथ मछलियाँ हो गया, चाहे मिठाइयाँ हो गया, लड़की के घर जाई जाती है। अगर लड़की के घर जाते हैं, यदि लड़की के घर वालों को स्वीकार होता ना, जैसे रिश्ता स्वीकार होता ना लड़की के घर वालों को, तो वहाँ पे क्या कह देते हैं, राम राम समझी कह देते हैं, और राम राम समझी कहते ही यहाँ पे क्या हो जाता है, विवाह तय हो जाता है। और इसी प्रथा को क्या कहते हैं, अपना पराया प्रथा कहते हैं। और यही थारू जनजाति में जो विवाह का पहला स्टेप आता है वो यही आता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो अगला आएगा, जो अगला स्टेप आता इस थारू जनजाति में, वो आता हमारा कौन सा, दिखनौरा। दिखनौरा प्रथा भी यही था। ठीक है, अगला देखना, अगला जो स्टेप आएगा, अगला स्टेप हमारा जो थारू जनजाति में आता है वो आता है बात कट्टी। ठीक है, बात कट्टी में क्या होता है, जैसे आप गांव में जाते हैं ना पंडित के पास, जैसे गढ़वाल क्षेत्र में जाओगे तो पंडित के पास जाओगे तो आप शादी की एक फिक्स डेट पक्की कर देते हैं। या थारू जनजाति में भी यही होता है, जो विवाह की रस्म तय होने के लिए एक तारीख फिक्स की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, बात कट्टी कहा जाता है। ठीक है, जो विवाह का जब आप फिक्स कर देते हैं तो उसे बात कट्टी कहा जाता है। विवाह के 10-15 दिन पूर्व, जैसे इनका विवाह होता है ना थारू जनजाति में, तो विवाह से 10-15 दिन पूर्व क्या होता कि लड़की के घर जाते हैं और तथा वहाँ पे विवाह की एक निश्चित तिथि फिक्स की जाती है, जिसे क्या कह देते हैं, बात कट्टी कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है हम पे, अगला देखना, एक विवाह पाया जाता है इनमें, सॉरी बात कट्टी के बाद मैंने आपको बताया था, एक आता हम पे चाला। ठीक है, विवाह, अगला जो स्टेप था इनका विवाह। विवाह क्या, विवाह से पहले एक चीज आपने एक और पढ़ी है, पक्की पौड़ी। ठीक है, पक्की पौड़ी। पक्की पौड़ी में क्या होता कि जब दोनों ओर से, दोनों पक्षों की ओर से क्या होता, विवाह को स्वीकार कर लिया जाता है, इस विवाह को क्या कहते हैं, पक्की पौड़ी के नाम में जाना जाता है। वैसे थारू जनजाति में जो विवाह देखना, तो वो इनका एक ही महीने में होता है। वो महीना कौन सा होता, माघ का महीना होता, और इसी माघ के महीने के फुलरे दूज को क्या होता है, थारू जनजाति में विवाह होता है। ठीक है, विवाह के बाद देखना तो एक और स्टेप बताया था मैंने, चाला। ठीक है, विवाह के बाद एक स्टेप और बताया था, चाला। चाला में क्या होता है कि पहले जब महिला का विवाह होता तो वो कुछ टाइम तक अपने मायके ही रहती है। जब मायके से परमानेंट रूप से जो अपने ससुराल जाती है, उस प्रथा को चाला कहा जाता है। ठीक है, अब थारू जनजाति में देखना तो कुछ विवाह के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, कुछ विवाह के प्रकार देखते हैं थारू जनजाति में। तो आपने देखा था एक चुटकटा विवाह, 3-4 प्रकार तो आपने ये देख लिया, एक प्रकार और देख लेना, चुटकटा विवाह। चुटकटा विवाह क्या होता है कि यह एक विधवा विवाह होता है, विधवा पुनर्विवाह, इसका एक प्रकार है चुटकटा विवाह। चुटकटा विवाह में क्या होता है, कोई विधवा अपने दूसरे पति के साथ स्वयं या दूसरे पति के साथ शादी करना चाहती है, या स्वयं उसे अपने घर पे रखना चाहती है, तो वह इस प्रकार, जो दूसरा व्यक्ति होता है ना जिससे वो विधवा शादी कर रही है, तो समाज में क्या कर दिया जाता, उस पुरुष की चुटिया काट दी जाती है। वैसे थारू जनजाति में चुटिया का बड़ा प्रचलन है, लेकिन जिन लोगों की चुटिया कटी होगी तो वहाँ पे समझ जाना कि उन्होंने कौन सा विवाह कर रखा, चुटकटा विवाह कर रखा। इस प्रथा का प्रचलन इसलिए हुआ कि विधवा, यह प्रथा इसलिए प्रचलित आई कि कोई भी विधवा होगी तो विधवा के पूर्व पति, जो पुराना पति था, जो मर गया, या जो पूर्व पति थी, क्योंकि संपत्ति पे अधिकार कहाँ किसका है, यहाँ पे महिलाओं का है, तो विधवा के जो पूर्व पति का जो चल और अचल संपत्ति थी ना, उस पे उसको क्षति ना पहुंचे, इस कारण यहाँ पे क्या होता है, ये चुटकटा विवाह का ज्यादा प्रचलन होता है। एक विवाह और आपने देखा इसी जनजाति में, जो विवाह था आपने उठण विवाह भी देखा था। ठीक है, उठण विवाह। ठीक है, उठण विवाह की जो मैं बात करूंगा, उठण विवाह हमारा क्या होता है कि इस उठण विवाह में क्या होता है, जो इच्छुक व्यक्ति होता है, इच्छुक व्यक्ति क्या होता है, किसी विधवा से अगर शादी करना चाहता है, कोई विधवा विवाह का एक प्रकार है उठण विवाह। इसमें क्या होता है कि कोई इच्छुक व्यक्ति है जो किसी विधवा विवाह से, विधवा स्त्री से शादी करना चाहता है, तो वहाँ पे उसके सामने शर्तें रखी जाती है। एक तो जो विधवा स्त्री का ससुराल होगा, ससुराल पक्ष को उसे क्या देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा, और सर्वसहमति से उसे क्या, विधवा को अपने घर लाना पड़ेगा। इस विवाह को क्या कहते हैं, उठान विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक विवाह और प्रचलित था यहाँ पे, वो विवाह हमारा था बदला विवाह। बदला विवाह, या इसी बदला विवाह का एक और नाम मिलता है, इस विवाह को कहते हैं तीन टिकटी। तीन बदला विवाह या तीन टिकटी प्रथा के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रथा में क्या होता है कि किसी
पहले, अब ये प्रथा उतनी प्रचलित नहीं है थारू जनजाति में। पहले क्या होता था कि इस प्रथा में क्या होता था, जैसे किसी की बहन है, जैसे कोई आपस में वर और वधू शादी कर रहे हैं, तो क्या होता था, इन दोनों की तो शादी हुई, साथ साथ जो वर के साइड से कोई भाई बहन हो या बहन या इस कन्या की साइड से कोई भाई बहन हो, तो इनकी भी क्या कर दी जाती थी, आपस में शादियां कर दी जाती थी, जिसे क्या कह देते, बदला विवाह। मतलब एक दूसरे की बहन से अदला बदली करके शादी कर दी जाती थी, उसे बदला विवाह कह देता। अब इसका प्रचलन कम हो गया, क्योंकि पता है आजकल का परिवेश देखो तो नौकरियां तो आती नहीं उत्तराखंड में। आपको पता है वो बेरोजगार बैठा तो कौन अपने बहन की शादी कराएगा यार, आपको पता है वहाँ ठीक नहीं है माहौल। तो इस कारण ये प्रथा अब क्या होगी, थोड़ा प्रचलित, थोड़ा क्या होगी, विलुप्त सी होगी। इसकी जगह एक प्रथा ने और रूप ले लिया है, वह है 3 टिकटी प्रथा। अब 3 टिकटी प्रथा इसकी जगह चलती है। 3 टिकटी प्रथा में क्या होता है, अपने भाई बहनों को ना देके अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे खपा दिया जाता है। कहते हैं ना, इतना यार तेरा नहीं करता, किसी दूर का रिश्तेदार यहाँ पे खपा दिया जाता। इस प्रथा को 3 टिकटी प्रथा कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगला देखना, अगला जो विवाह था 3 टिकटी प्रथा पे बात कर ही चुका हूं। एक आता है लठ भरवा भोज, थारू जनजाति में बड़ा प्रचलित है लठ भरवा भोज। लठ भरवा भोज में क्या होता है कि जो यदि कोई विवाहित महिला या लड़की, जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, विवाहित हो जाती है, उसके बाद उसका गहना घर नहीं आता। गहना मतलब उसका पति जब घर नहीं आता है या मर जाता है किसी आकस्मिक घटना के कारण, जब मर जाता है, तो लड़की का बाप क्या करता है कि अपनी बिरादरी को बुला के एक छोटा सा भोज दे देता है और लड़की का विवाह लड़की को किसी अन्य के घर में भेज देता है। इसे क्या कहते हैं, लठ भरवा भोज के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला देखना, क्या देखना, थारू में भोजन व्यवस्था। आपको पता है थारू जनजाति के जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ पे, तराई वाले क्षेत्र में रह रहे हैं। इधर तराई वाले क्षेत्र में, ये उधम सिंह नगर वाला जो क्षेत्र है, इस तराई वाले क्षेत्र में अगर आप जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से चलो तो उत्तराखंड जो तराई वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा कृषि इस क्षेत्र में होती है। कृषि के साथ साथ ये थारू लोग क्या करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। इनका भोजन भी देखना, जो इनका मुख्य भोजन आएगा, ये मुख्य भोजन में क्या करते हैं, भोजन में जो आता है, या तो चावल खाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में चावल ज्यादा उगता है, चावल और मछली, चावल और मछली इनका क्या है, मुख्य भोजन है। ठीक है, साथ साथ इन थारू जनजाति में देखना, इनका क्या होता है, खाने का भी एक निश्चित समय होता है, जिसे जैसे सुबह का खाने का एक निश्चित समय होता है, जिसे अन्य नाम से, दिन का खाना अलग नाम से और शाम का खाना अलग नाम से। जैसे आपने देखा, ये सुबह जो खाना खाते हैं, जो प्रातःकाल का नाश्ता, जहां हम ब्रेकफास्ट या नाश्ता कहते हैं ना, इसको ये लोग कलेवा के नाम से जानते हैं। जैसे आपके घर वाले कहते हैं ना, आज अरे नाश्ता करने, तो वैसे ही ये लोग भी कहते हैं आजा भाई कलेवा करने। ठीक है, तो नाश्ता को किस रूप से जानते हैं, कलेवा के रूप से जाने जाते हैं। इसके अनुसार जो दिन का भोजन होता है, जो दिन का भोजन को मिझानी, जो दिन का भोजन होता है इसे मिझानी, जैसे हमारा लंच होता है या दिन का भोजन होता है, दाल भात होता है, तो मिझानी के नाम से जाने जाते हैं। जबकि रात का जो भोजन होता है इसे बेरी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बेरी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ मैंने बताया था यहाँ पे शराब का बड़ा ज्यादा प्रचलन है, तभी तो दारू से थारू की उत्पत्ति बताई थी। ठीक है, शराब, और यहाँ पे जो शराब होता है, शराब को किस रूप में जानते हैं, तो स्थानीय जो कच्ची शराब होती है उसे जाड़ के रूप में जाना। ये मुख्यतः जो किसकी बनी होती है जाड़, तो आपको याद रखना ये किसकी, चावल की बनी रहती है। साथ साथ इनकी स्त्रियों पर देखना, तो जो पुरुषों द्वारा मारी गई मछलियां होती है, इनकी स्त्रियां नहीं खाती है, वो खुद की मारी हुई मछलियां ही खाती है। इनकी भोजन व्यवस्था में ये था। अब आ जाना अगले पे, आ जाना अगला जो आएगा हम पे, थारों के आवास। थोड़ा थारों के आवास स्थिति पे आ जाना। तो थारों के आवास स्थिति है, वो कैसे रहते हैं, क्या क्या रहती है। वैसे इनके घर देखना, तो घर की जो होते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में बने रहते हैं। जो इनका घर बना रहता है, घर किस दिशा में बना रहता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा इनका घर बना रहता है। और घर का दरवाजा होता है ना, वो हमेशा कहाँ की ओर खुलता है, वो पूर्व दिशा की ओर खुलता है। जो घर बनेगा, कोई घर बना है तो उत्तर दक्षिण दिशा में बना होगा, और इसका मुख हमेशा किसकी ओर होगा, पूर्व दिशा की ओर होता है। साथ साथ मकान में जो प्रवेश करने का जो द्वार होता है ना, वो कहाँ से, वो दक्षिण में किसी कमरे के अंदर से होगा। ठीक है, जो दक्षिण में नीचे कोई कमरा होगा, वहां से इसका क्या प्रवेश द्वार होगा किसी भी घर में घुसने का। साथ साथ उत्तर दिशा में इसका क्या मंदिर, और क्या होता है, जो रसोई घर होता है वो उत्तर दिशा में होता है। ठीक है, इसके साथ साथ घर के बगल पे यहाँ पे क्या एक मंदिर भी जरूर रहता है। थारू जनजाति में जो मकान के साथ साथ क्या होता है, एक
मंदिर भी बना रहता है। एक आपने थारू जनजाति में ही एक और उपजाति देखी इनकी, उल्ट हवा। उल्ट हवा, ठीक है, उल्ट हवा के नाम से एक जनजाति चाही जाती है। वो इन्हीं इसी मकान व्यवस्था के आधार पर हम उल्ट हवा कहते हैं। उल्ट हवा में क्या होता है, जैसा आपने देखा थारू जनजाति में उत्तर और दक्षिण की ओर मुख थे, यहाँ पे भी उत्तर और कहाँ पे होते हैं, दक्षिण की ओर मुंह होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रवेश द्वार होता है वो उत्तर की ओर होता है। इसी कारण इसके विपरीत होने के कारण इसे क्या उल्ट हवा के नाम से जाना जाता है। एक उपजाति यहाँ पे उल्ट हवा के नाम से भी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अगला देखना थारुओं की धार्मिक स्थिति। ठीक है, थारू की अगर मैं धार्मिक स्थिति पे बात करूंगा तो थारू जनजाति के जो लोग माने जाते हैं विशेष तो देखना पूजा पाठ बड़ा करते हैं, हिंदू धर्म के बहुत करीब माने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें देवी देवता जैसे हमारे होते हैं ना देवी देवता, वैसे ही इनमें भी देवी देवता होते हैं। सबसे पहले देखना तो इनके देवताओं पे मैं बात करता हूं। आपने देखा इनके देवता देखना तो इनके देवताओं में हमें क्या क्या मिलता है, एक जाखिन देवी मिलती है। जाखिन देवी संपत्ति की देवी, जो इनकी संपत्ति की देवी मानी जाती ना, वो जाखन देवी मानी जाती। ठीक है, जाखिन देवी किसकी देवी मानी जाती है, थारू जनजाति में। साथ साथ थारू जनजाति में जो होता ना भूत प्रेत की जो पूजा होती ना, इसका बहुत ज्यादा प्रकोप है। भूत प्रेत की ज्यादातर ये क्या करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ इनमें एक और देखा आपने भूमिया या इसे ही बड़ा बाबा कहते हैं, या इसे ही कह देते हैं भूमिसेन। ठीक है, जैसे होता ना गढ़वाल में होता है पहली पूजा किसके थी, तो आप कहते हैं भूमि के भूमियाल। वैसे ही थारू जनजाति में इसे भूमि का जो मालिक माना जाता है या जो भूमि का देवता माना जाता है भूमिसेन माना जाता है। इसके साथ साथ आपने और देवता देखे इनके पाचवान इनके एक देवता और थे। पाचवान के साथ साथ इनके जो देवता मिलते हैं वो मिलते हैं कोरोदेव। पाचवान के साथ साथ जो देवता मिलते हैं वो कोरोदेव भी इनके देवता थे। कोरोदेव के साथ साथ जो इनके देवता मिलते हैं, एक आपने खड़गा भूत देखा था, खड़गा भूत भी क्या थे, इनके देवता थे। राकत कलुआ, एक याद रखना, लिख लेना साथ साथ नोट्स बनाते हो आप लोग चलना। जो राकत थे, कलुआ थे, कोरोदेव थे, पार्वती थी, हुलका थी। ठीक है, ये सब क्या इनके देवता माने जाते हैं। ठीक है, अगला देखना जो थारू जनजाति पे हम पे आएगा, थारुओं की धार्मिक स्थिति और थोड़ा इनके त्योहारों पे बात करूंगा। वैसे आपने इनके त्योहार देखा, थारू में जो त्योहार पाए जाते हैं आपको पता है दिवाली ये मनाते हैं। दिवाली के साथ साथ थारू लोग मनाते हैं। दिवाली के मैं त्योहार लिख दे रहा हूं। मैं तो थारू जनजाति में त्योहार होते हैं। एक तो इनमें चराई पर्व, एक त्योहार आता है चराई पर्व। कभी क्वेश्चन भी बनेगा आप लोग पे, चराई पर्व किस जनजाति में पाया जाता है, तो आपको याद रखना चराई पर्व हमारा कहाँ पे, थारू जनजाति में पाया जाता है। चराई के साथ साथ दिवाली आपने पता ही था, मकर संक्रांति, एक यहाँ पे बजहर पाया जाता है। बजहर त्योहार भी कहाँ पे पाया जाता है, थारू जनजाति में पाया जाता है। बजहर के साथ साथ यहाँ पे होली का बड़ा प्रचलन है। होली दो प्रकार से खेली जाती है, एक जिंदी होली खेली जाती है, एक मरी हुई होली खेली जाती है। दोनों के दोनों होली कहाँ पर खेली जाती है हमारी, तो थारू जनजाति में दोनों के दोनों होलियां खेली जाती है। और सबसे पहले देखना, अब इसी दिवाली पे बात करेंगे इनके। ठीक है, थारू जनजाति में जो दिवाली मनाई जाती है, भारत की एकमात्र जनजाति है थारू जनजाति जो दिवाली को किस रूप में मनाती है, तो आपको याद रखना दिवाली को जो शौक के रूप में मनाती है। ठीक है, ये बात बड़ा नोट करना, अक्सर आता है, हर पेपर में आता है कि दिवाली को शौक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है। चाहे आपका जीएस में आए चाहे यहाँ पे आए, तो जो दिवाली को शौक के रूप में मनाती है वो हमारी थारू जनजाति होती है। क्यों मनाती है शौक के रूप में, तो वहाँ पे याद रखना इस जनजाति के लोग क्या होते हैं, अपने जो मृतक परिजन होते हैं, मृतक परिजनों के पुतलों की क्या यहाँ पे पूजा करते हैं। बाद में वहाँ पे क्या पुतलों को जला देते हैं। क्या एक तरीके से देखो तो पिंडदान की यहाँ पे क्या होती है, प्रक्रिया होती है। अगर कोई पिंडदान कर रहा होगा तो वो शौकी के रूप में मनाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और त्योहार आता है इनका, बजहर। ठीक है, बजहर त्योहार।
बझर त्योहार की बात करूं तो बझर त्योहार बैसाख के महीने में जो त्योहार मनाया जाता है ये बैसाख के महीने में आता है। इस त्योहार में क्या होता है कि गांव के लोग, जो गांव की स्त्रियां, समस्त समस्त स्त्रियां गांव छोड़ के, क्या जैसे ये गांव है तो गांव छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं, जंगल के पास कहीं पे चले जाते हैं। वहां पे जंगल के पास क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता ना अंग्यार पूजे, पशुओं की रक्षा के लिए हमारे यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में एक पूजा किया जाता है अंग्यार पूजे के नाम से। वैसे थारू जनजाति में बजार है, महिलाओं का ये त्योहार होता है। इसमें क्या करते हैं, गांव की समस्त महिलाएं गांव से दूर जाके किसी स्थान पे जाके वहाँ पे क्या खाना बनाती है, एक उत्सव के रूप में मनाती है। इसी को क्या बजर उत्सव कहा जाता है। इसके साथ साथ थारू जनजाति में जो होता होली, थारू जनजाति में होली देखना, इसी होली से 2 बार क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन क्या आया था 2018 में आया था कनिष्ठा 1 में, उजली होली या अनेरी होली, जैसे जिंदी होली के नाम से जाना जाता है, किसमें मनाई जाती है तो थारू जनजाति। थारू जनजाति में 2 प्रकार से होली मनाई जाती है, एक जिंदा होली या जिंदी होली, एक कहते हैं मरी होली। ठीक है, एक जिंदी होली होती है, एक मरी होली होती है। क्या होता है, फागुन माह की पूर्णिमा, फागुन माह की पूर्णिमा से 8 दिनों तक जो मनाया जाता है वो होली का पर्व थारू जनजाति में मनाया जाता है। होली के दौरान पुरुष और स्त्रियां आपस में खूब नाचती है। अगर पुरुष और स्त्रियां आपस में नाच रही है तो एक चीज से कनेक्ट करेगा। जब भी कुछ भी चीज मिलता है ना, आप नहीं कहते खिचड़ी बना दिया यार तूने, खिचड़ी क्या होता है, किसी भी चीज में मिलावट। यहाँ पे पुरुष और स्त्रियां आपस में नाच रही है तो इसी नृत्य को ये क्या कह देता है, खिचड़ी नृत्य। ठीक है, इसी नृत्य को क्या कह देंगे, खिचड़ी नृत्य। खिचड़ी नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है तो वहां पे आपको याद रखना है किस जनजाति में, थारू जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, साथ साथ जो होता है, थारू लोग 2 हिस्सों में होली मनाते हैं, आपको बता दिया मैंने, जिंदा होली और मरी होली। जिंदा होली में क्या होता है, हमारा होलिका दहन तक जो होली मनाई जाती है, होलिका दहन तक जो होली मनाई जाती है उसे जिंदा होली या जिंदी होली के नाम मनाया जाता है। इसी जिंदा होली में रंग लगाना थारू जनजाति में क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। जबकि जो होलिका दहन के बाद जो होली मनाई जाती है उसे मरी होली माना जाता है, और इस मरी होली में रंग लगाना अशुभ माना जाता है। ठीक है, अगला देखना, थारुओं की अर्थव्यवस्था। वैसे थारू जनजाति में अर्थव्यवस्था देखो तो इनकी अर्थव्यवस्था मैदानी क्षेत्र में है, तो अब तो बड़े अच्छे बड़े अमीर लोग हैं थारू लोग। ठीक है, अर्थव्यवस्था में देखना तो अर्थव्यवस्था इनकी कैसी है, तो ये कृषि प्रधान है। ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है तो आपको क्या पता है, थारू जनजाति मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं तो कृषि प्रधान है। मुख्यतः कृषि किसकी करेंगे तो आपको मुख्यतः लिखना, ये कृषि किसकी करेंगे, चावल की कृषि करते हैं, चावल गेहूं, साथ साथ ये क्या करते हैं, मच्छी पालन भी करते हैं। इसके साथ साथ थारू लोग मुख्य रूप से धान की खेती तो करते करते तराई वाले क्षेत्र में। इसके साथ साथ इनकी महिला देखना कास्ट शिल्प में लगी रहती है। कास्ट शिल्प में आपको पता है टोकरी हो गया, दरी हो गया, चटाई हो गया, रस्सियां हो गया, ठीक है, हाथ से बने लकड़ी के पंखे हो गया, तो इन लोगों का ये निर्माण करते कास्ट शिल्प में। अभी आपने देखा जो कास्ट कलाकारी हमारा MSME के जो डाटा आए थे, सबसे ज़्यादा जो हमारा ये हस्तशिल्प उत्पाद जो प्राप्त हो रहे हैं, आप कहाँ से, उधम सिंह नगर से हो रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या जनजाति वाले क्षेत्र के लोग ज़्यादातर ये लोग काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखना, थारुओं के नृत्य गीत। ठीक है, थारू जनजाति में आपने देखना तो थारू जनजाति में कुछ नृत्य गीत भी आते हैं, जैसे आपने 2-3 आपने बड़ी किताबों में अच्छे से पढ़ा है। एक पढ़ा आपने झुमड़ा, झुमड़ा, ठीक है, झुमड़ा आपने झुमड़ा देखा, सेजनी देखा, ठीक है, झुमड़ा, सेजनी या क्या कहता है, लहचारी। ये तीनों क्या लोकगीत कभी भी आएगा, तीनों लोकगीत किस जनजाति में पाए जाते हैं तो आपको याद रखना, किस जनजाति में पाए जाते हैं तो थारू जनजाति में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें देखना तो कुछ इनके नृत्य भी है। ठीक है, थारू जनजाति के कुछ नृत्य लिख लेना। आपको एक नृत्य आएगा ठाकरा नृत्य। ठाकरा नृत्य किसमें पाया जाता है तो ठाकुरा नृत्य भी हमारा किसमें, थारू जनजाति में पाया जाता है, ठाकुरा नृत्य के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला देखना, थारुओं की पंचायत। थारू में पंचायत प्रथा देखना तो थारू में जो पंचायत पाई जाती है हमारी पंचायत, वैसे आपने देखा भोक्सा जनजाति,
थारू के बगल में जस्ट भोक्सा जनजाति है। अब थारू और भोक्साओं के क्या होते हैं कि आपस में रिश्ते होते हैं, तो बेटी माँ बेटी का संबंध इनमें पाया जाता है, तो दोनों प्रथाएं अब लगभग हमारे मिलती जा रही है। थारू जनजाति में जो हमारी पंचायत पाई जाती है, इस पंचायत को एक नाम से पुकारा जाता है, उस पंचायत को कहते थे हम, वैसे भोक्सा जनजाति में भी इस पंचायत को हम वही कहते हैं, इसे कह देते हैं हम किस नाम से, बिरादरी पंचायत, जो बिरादरी में होती है। यही बिरादरी पंचायत किसमें पाई जाती है, बोक्सा जनजाति में भी बिरादरी पंचायत होता है। वैसे थारू जनजाति में जो पंचायत को कहा जाता है वो मंझरा कहा जाता है। थारू जनजाति में जो पंचायत को कहा जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, पंचायत से जाना है। इसी बिरादरी पंचायत में अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने वहां भोक्सा में देखता हम तकत महतो ये लोग थे, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। जो थारू जनजाति में जो पंचायत का प्रमुख होता है उसे का महतो कहते हैं। थारू जनजाति में जो बिरादरी पंचायत का काम प्रमुख होता है वो महतो होता है, ठीक है। महतो के साथ साथ इसमें कुछ एक उप मुख्य होता है, जैसे मुख्य तो महतो हो गया, एक उप मुख्य होता है, उप मुख्य को हम बड़धर कहते हैं। जो उप मुख्य होता है इसे बड़धर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो 5 लोग होते हैं, 5 लोगों को पंचगण, 5 लोगों को पंचगण के नाम से जाना जाता है। यही पंचगण लोग क्या करते हैं, जो मदिरा होती ना, दारू होती इनके स्थानीय, जाड़ के क्या, जाड़ का घूंट को 7 तर्क, जाड़ जब दारू पीते दारू के साथ साथ है क्या तर्क वितर्क करते, यही 5 लोग होते हैं, इन्हें क्या पंचगण के नाम से जाना जाता है। तो ये थी थारू जनजाति में बिरादरी पंचायत का स्ट्रक्चर। तो ये था दोस्तों हमारा थारू जनजाति। उम्मीद रहेगी आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगली वीडियो में जल्द मैं आप लोगों के बीच बनूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।